Hello everyone, welcome to our YouTube channel of O2IS Academy. I am starting with polity here. To download the PDF of our lectures, please follow our Telegram channel. You can also follow us on our app, O2IS Academy app. You can download the app. You will get many free PDFs and demo lectures on that. It will be witnessed as a great help for you in your preparation journey. तो आज हम पॉलिटी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लोग पॉलिटी एक सुनते हैं, पॉलिटी पढ़ना है, तो हमारे अंदर सबसे पहले एक जो ख्याल आता है पॉलिटी का वर्ड सुनते ही, वो है आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, शेड्यूल्स, ये सब। इन शॉर्ट इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया आया कहाँ से, ये कैसे चला, क्या इससे पहले जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था क्या हमारा देश नहीं चल रहा था? तो इन सब चीज़ों को एक फ्लो में, एक स्टेप को अब हम देखेंगे। जब हम पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उससे पहले भी हमारे देश को एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा था, लेकिन उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स, ये सब चीज़ें थी। बट ऐसा क्या हुआ जो एक ये आइडिया आया कॉन्स्टिट्यूशन का? क्या ये स्टेप्स में हुआ? क्या ऐसा हुआ कि एक दिन आप शाम को बैठे और सुबह कॉन्स्टिट्यूशन बन गया? नहीं, ये आइडिया जनरेट कहाँ से हुआ, ये सब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब क्या है। दिस वर्ड, what does this constitution word means? This is the basic principles and laws of a nation, state or a social group that determines the powers and duties of the government and guarantees certain rights to the people in it. In short, it is the rule book for the state, for the social group. ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री का ही कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। इट कैन बी ऑफ अ स्टेट, इट कैन बी ऑफ एनी सोशल ग्रुप, जिसमें हम सब कुछ, एक रूल्स, एक हक, राइट्स, सब कुछ हम डिफाइन करेंगे। इन शॉर्ट उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स व्हाट विल बी लर्न, दैट रूल बुक फॉर द स्टेट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे कि ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट कब हुआ, कैसे हुआ, क्या इसका फुल प्रोसेस रहा था। सबसे पहले जब ये आइडिया कंसीव किया गया, इट वॉज इन 1922, जब महात्मा गांधी जी का एक आर्टिकल लिखा गया इंडिपेंडेंस, यंग इंडिया मैगजीन के अंडर, जिसका मेनली फोकस ये था कि जो भी हमारे इंडियंस के लिए रूल्स या रेगुलेशंस होंगे, वो सिर्फ टोटली हम इंडियंस डिसाइड करें, कोई और नहीं। मतलब एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, एंटायर रूल्स, रेगुलेशंस, राइट्स शुड बी डिसाइडेड बाय द इंडियंस। दिस वॉज द मेन फोकस ऑफ दिस थिंग। उसके बाद 1927 में बॉम्बे सेशन में मोतीलाल नेहरू जी ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि उसमें उनकी मांग ये थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई जाए, जिसमें हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाए। मतलब इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट था कि हम सारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पार्ट करके हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। देन द सबसे मेन ईयर इस पूरे प्रोसेस में जो है, दैट वाज 1928, जब आती है हमारी नेहरू रिपोर्ट। What is this Nehru report? And this is very important part of this process. This was basically a outline of a draft constitution. This was the first definite attempt to frame full-fledged constitution. इसमें justiciable rights का जो concept है वो भी इसका पार्ट था। इसमें टोटली हमने एक सोचा था कि हम कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। फाइनली 1934 में एक कंसेप्ट, इससे पहले जो हमारा चल रहा था, इट वाज अ कंसेप्ट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो बनाएगा कौन, ये था कि इंडियंस बनाएंगे, बट कौन बनाएगा, कैसे बनाया जाएगा, क्या इसका मैनर होगा, इसका जो कंसेप्ट आया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कंसेप्ट आया, इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय M.N. रॉय। ये पहली बार ये कंसेप्ट लेके आए थे कि एक असेंबली बनाई जाए। देन इन 1935 पहली बार एक ऑफिशियल डिमांड रखी गई INC के थ्रू कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। इसी के लिए एक सेशन, वैसे कांग्रेस के जो सेशंस होते थे मेनली दिसंबर में होते थे, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक सेशन बनाया गया, स्पेशली सेशन हेल्ड किया, जो हमने लिया 1935 में, एंड दैट वाज सेशन हेल्ड इन लखनऊ। उसके बाद 1938 में हरिपुरा सेशन, जो कि गुजरात में है, उसमें भी यही सेम डिमांड रखी गई। These were the steps which were followed by our leaders for constitution, for constituent assembly. इन सब के लिए जो हमारे लीडर्स ने स्टेप लिए, वो था ये सारा जो हमने अभी देखा। बट क्या ब्रिटिश का रिस्पॉन्स सेम था? क्या ब्रिटिशर्स ने भी एक बार में तो एक्सेप्ट नहीं किया होगा? ठीक है, ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स क्या था वो हम देखेंगे। उसका शॉर्ट फॉर्म उसमें ACC. This was the response of British. What is this ACC? ACC is
August offer, C. Cripps mission, then cabinet mission plan. सो 1940 में ऑगस्ट ऑफर आता है जिसमें ये तो कहा जाता है कि मेनली इंडियंस विल डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो हमारी डिमांड थी कि एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी डिसाइडेड बाय द इंडियंस ओनली, ठीक है. सो इसलिए इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया. 1942 में आता है क्रिप्स मिशन, ठीक है. इसमें मान लिया गया था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, बट आईएनसी और मुस्लिम लीग के अपने डिफरेंसेस की वजह से इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया. उसके बाद आता है द मेन ईयर व्हेन सब कुछ जितना आज तक कोशिश की गई थी, सब कुछ किया गया था, वो फाइनली अब उसके फ्रूट्स थे, एक्सेप्टेंस था. दैट वाज आवर कैबिनेट मिशन प्लान. ये आया था लॉर्ड वेवल के टाइम पे. इसमें हमारी जो डिमांड्स थी उनको एक्सेप्ट किया गया. आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों ने इस पर्टिकुलर प्लान को एक्सेप्ट किया था, जिसमें हमसे ये माना गया था कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्ट किया जाएगा. नाउ अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फाइनली फॉर्म हुई थी इट वाज इन नवंबर 1946. बट उसके बाद था कि कैसे इसके मेंबर्स बनेंगे, कहाँ से कैसे इलेक्शंस होंगे, नहीं होंगे, नॉमिनेशंस होगा, वो भी एक अपने आप में प्रोसेस था. बिकॉज उस टाइम पे जो हमारा इंडिया था इट वाज नॉट सेम जैसा अभी है. इट वाज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स. फाइन. सो इसके लिए हमारा उस टाइम पे जो हमारा इंडिया था इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. यू कैन सी दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट. हमारा इंडिया उस टाइम पे डिवाइडेड था ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स में. हमारे लिए जो सीट्स अलॉटमेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इट वाज 389. इनको फर्दर डिवाइड किया गया 296 और 93 में. सो 296 इज ब्रिटिश इंडिया. फाइन. उसमें 292 जो सीट्स थी वो ब्रिटिश प्रोविंसेस को दी गई एंड 4 सीट्स थी जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को दी गई. उस टाइम पे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, गवर्नर प्रोविंसेस थे, दे वर इन 11 इन नंबर. ओके. इसलिए बिकॉज उसके बाद जो हमारे इलेक्शंस थे उनका एक टाइप था. जो ब्रिटिश इंडिया के हमारे इलेक्शंस थे दे वर इनडायरेक्ट इलेक्शंस एंड उनको पार्ट किया गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के थ्रू. ठीक है. 93 जो सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स की उनको सेलेक्ट किया गया नॉमिनेशंस के थ्रू. जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे उन्होंने पर्टिकुलर मेंबर्स को नॉमिनेट किया. फाइन. इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी बोला गया. ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे विमेन पार्ट नहीं थी. टोटल 15 विमेन्स वर द पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इनमें जो सीट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी दैट वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 1 इज फॉर मुस्लिम्स, 6 एंड जनरल. ये हमारा डिविजन था पर्टिकुलर सीट्स को लेके. नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई. उसके बाद जो हमारी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड होती है इट वाज इन दिसंबर 1946. इनका उस टाइम पे क्या था कि जब हमारा फर्स्ट मीटिंग था कोई पर्टिकुलर प्रेसिडेंट डिसाइडेड नहीं था. सो देयर वाज अ वन फ्रेंच प्रैक्टिस जिसमें ऐसा था कि जो सबसे एल्डर होते थे मेंबर उनको हम डायरेक्टली हेड बना देते थे. इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा ड्यू टू दिस फ्रेंच प्रैक्टिस ही वॉज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. बट उसके बाद जो हमारे इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट वॉज एच.सी. मुखर्जी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर वॉज सर B.N. Rao. And the time taken to complete this constitution was 2 years, 11 months and 18 days because हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मेंबर्स ने मिलके नहीं बनाया. इंडिया का कल्चर और डाइवर्सिटी को ध्यान रखते हुए बाकी जितनी कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन था हर किसी से जो हमारी कंट्री के लिए सूट करे वहाँ से कंसेप्ट्स लिए गए थे. इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में इट वॉज 2 years, 11 months and 18 days. ओके. नाउ उसके बाद एक आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको पास किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू 13 दिसंबर 1946 में. बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? इट शोज द फिलोसफी और हॉरोस्कोप ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम कोई बुक लेते हैं उसका हम प्रीफेस पढ़ते हैं एटलीस्ट वी नो कि व्हाट इज द मतलब उस बुक का कंटेंट क्या है. सेम वॉज दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, व्हाट विल बी द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसके हमारे ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान रखा जाएगा. सो दिस एवरीथिंग वॉज इंक्लूडेड इन एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड आज यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जिसका मॉडिफाइड वर्जन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है. फाइन. नाउ
कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना ही था, बट उसके साथ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कुछ और फंक्शंस भी परफॉर्म किए थे. सो नॉर्मली हम कुछ चीज़ें जब याद रखते हैं तो पिक्चर अगर हम एक बार देख ले तो हमें याद रहती है एज अ स्टोरी फॉर्म. सो इट इज़ जस्ट अ छोटा सा ऐसा पिक्चर, मे बी आपको ध्यान रह जाए. सो दिस इज़ कॉमनवेल्थ. फाइन, आई विल एक्सप्लेन दिस पिक्चर फर्स्ट. दिस इज़ कॉमनवेल्थ का लोगो. This is national anthem, this is national flag, and this is our national song. Okay, so what did this our constitution assembly performed? Fine, so it ratified India's membership of Commonwealth in May 1949. National flag, adopted the national flag in July 22 1947, adopted our national anthem 24 January 1950, and same as our national song on 24 January 1950. So these are the some of the other functions which are performed by our Constituent Assembly. Also the elected president Rajendra Prasad, that was also done by our Constituent Assembly. Now जब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, सो इट ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी उठा के वहाँ पे हम बिना सोचे समझे. सो देयर वर definite committees were made. So these are some major committees. Fine. अब इनके ऊपर डेफिनेटली कभी ना कभी नॉर्मल एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है. सो बेसिकली हाउ विल स्टार्ट. जवाहरलाल नेहरू अ फर्स्ट पर्सन, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट कमेटी, इन तीनों के जो हेड थे ही दैट वाज जवाहरलाल नेहरू. सो इसको एक याद रखने के लिए आप खुद भी कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं, बट इसको याद रखने के लिए इट इज़ JPSC. सो J इज़ फॉर जवाहरलाल नेहरू, P इज़ फॉर पावर कमेटी, S फॉर स्टेट्स कमेटी एंड C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी. Next comes our Dr. B.R. Ambedkar. That is, he was the head of our drafting committee, and I think this was the some. अगर आपको मैं नहीं भी बताती तो आपको ज़रूर याद होता. Dr. Rajendra Prasad, he was the head of Rules of Procedure Committee and Steering Committee. Sardar Patel, he was the head of Provincial Constitution, Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities, Tribal and Excluded Area. So these are the basic committees, but these were the major committees headed by these person. So बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए. ठीक है. सो इसकी एक जो सबसे मेन कमेटी जो मेन इसका काम था दैट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसको जिन्होंने हेड किया था दैट वाज B.R. अम्बेडकर. एंड इनके साथ 6 मेंबर्स और थे, एंड दीज 6 मेंबर्स वर N. गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदादुल्ला, N. माधवराव, बट इन्होंने रिप्लेस किया था B.L. मित्तर को, एंड T.T. कृष्णमाचारी रिप्लेस्ड D.P. खेतान. सो ये जो 6 नाम है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. ये हम सबको पता होता है, बट these are important also. किसने किसको रिप्लेस किया था, इट शुड बी नोन टू यू ऑल इररिस्पेक्टिव. अभी कैसे भी क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए. यू कैन मेक सम निमोनिक्स टू दिस ऑल्सो, लाइक कृष्णा, गोपाल, मुझे एनीथिंग यू थिंक अबाउट. ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज नाउ व्हाट इज नाउ देयर इज 2 terms we'll discuss here, that is enactment of constitution and one is enforcement of constitution. और इन दोनों का जो डेट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, enactment और enforcement. सो व्हेन इट कम्स टू द इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल रीडिंग हुआ था इट वाज ऑन November 14, 1949. ओके, एंड जो इसको हमने इनेक्ट किया था इट वाज 26 November 1959. सो दिस वाज द डेट व्हेन पीपल ऑफ इंडिया adopted the constitution. We enacted the constitution and we gave ourselves the constitution of India. And Dr. B.R. Ambedkar was named as the father of Indian constitution. Okay. सो जब 26 नवंबर में हमने इनेक्टमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन का, उस टाइम पे कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो उसी दिन हम फोर्स में ले आए थे, एंड दैट वो सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल parliament. These were some of the things which came into force on the same date. Now we'll discuss about the enforcement of the constitution. So enforcement of the constitution was done on 26 January 1950. It was chosen as the date of commencement of the constitution. और इसका यही डेट क्यों? Because this was the date in 1930 जब हमने पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया था. So this was very important day for India on that time. Still today it is very important day. So Purna Swaraj Day was celebrated in 26 January 1930, and इसीलिए जो हमने enforcement of the constitution, commencement of the constitution का जो date choose किया that was 26 January and 1950. Finally, Constitution of India came into force on 26 January 1950.
उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस पर्टिकुलर डेट पे 1950 में बना था, इट वाज कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड देयर वर 8 शेड्यूल्स. बट उसके बाद जब अमेंडमेंट्स होती गई, जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता गया, जो इंडिया के नीड्स थी, उसके बाद आज जब हम देखेंगे इट इज़ 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 schedules are in our constitution presently. Okay, so here we will also discuss with some important facts which can be a part of your questions in your any competitive exam, and these are the basic facts. Fine. So we have, as we have discussed, our elected president is Dr. Rajendra Prasad. See the difference here. Sachidanand Sinha was the temporary president. Like वो फ्रेंच प्रैक्टिस की वजह से उनको एक टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, नॉट उस टाइम पे हेड करने के लिए. द सिंबल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज एलिफेंट. सेक्रेटरी इज HYR Iyengar. Draftsman of constitution was SN Mukherjee. These are very important facts, can be a part of your direct question, can be a part of your one of the options, anything. And your calligrapher was Prem Bihari Narayan Raizada. The total expenditure which was done to make our constitution was 64 lakhs. Mahatma Gandhi was not the part of Constituent Assembly. As we have seen कि महात्मा गांधी जी के एक आर्टिकल की वजह से ही हमारा ये आइडिया स्टार्ट हुआ था. उनका आइडिया था इंडिपेंडेंस आर्टिकल के अंडर कि हमें एक ऐसा बुक चाहिए, हमें ऐसे रूल्स चाहिए जो एंटायरली इंडियंस बनाए. सो वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था. 1934 में MN रॉय ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कंसेप्ट दिया था, बट महात्मा गांधी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. Okay, so now after seeing all these small notes, small facts, now we'll just brush up with some questions. So who among the following was constituent advisor to the Constituent Assembly? So it is Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, Sir B.N. Rao or K.M. Munshi. So Dr. B.R. Ambedkar, we got is the father of the constitution, head of the drafting committee, fine, but constituent advisor no. Dr. Rajendra Prasad, he was also the head of some committees and he was the elected president, so he is also not the option. ये भी option नहीं है. K. Munshi was the part of one of the committee of in under Constituent Assembly, but he was not the constituent advisor. The direct answer is D, that is Sir B.N. Rao. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज हेड ऑफ द यूनियन पावर कमेटी. ओके, तो जब हमने स्टार्टिंग में कमिटीज देखा था तो उसमें आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट JPSC. So it was Jawaharlal Nehru, then that is power, state and constitution. Okay, so on that behalf Jawaharlal Nehru is the correct answer in this. So hope you like this lecture and hope you get many facts about this particular small and simple topic of the Constituent Assembly. Thank you so much.